अब हम आ जाते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोज़ल पर। ये दूसरा मेन टॉपिक है, ठीक है, अर्बन वेस्ट डिस्पोज़ल। इसमें क्या है कि अर्बन में जितना भी वेस्ट मटेरियल जो क्रिएट हो रहा है, जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो अर्बन एरिया बेसिकली आपको पता है कि जहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है, जॉब्स फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, मार्केट फैसिलिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ होती हैं। और उसी ओर अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्रिएट करती हैं? वेस्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? वेस्ट क्रिएट करती हैं। कैसा वेस्ट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पीपल इन जनरल की बात करें तो हमारे घर में कहीं से भी हम शॉपिंग करके आते हैं तो पॉली बैग्स होते हैं, पॉली बैग्स या फिर रैपर्स, या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे ख़राब हो जाते हैं, जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं, ठीक है, जो डैमेज प्रोडक्ट्स होते हैं, डैमेज प्रोडक्ट्स, उनको क्या करते हैं हम, सब चीज़ों को हम फेंक देते हैं, ठीक है, वी थ्रो देम। फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, एक जगह पर जाकर इकट्ठा कर दी जाती हैं। अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, ठीक है, बेंगलुरु। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ें जाकर एक जगह पर, कोई भी ऐसी एक जगह होती है, वहाँ पर ये सारा वेस्ट इधर पे इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। इन वेस्ट में बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत हार्म कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रियल्स वेस्ट होते हैं वो यहाँ पर लाके फेंके जाते हैं, तो इस वजह से क्या होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट। आपने अगर मुंबई के एरिया देखा हो, वहाँ पर बिग ट्रक में भर भर कर लाया जाता है बहुत सारा कचरा, और यहाँ पर लाकर फेंका जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसमें अर्बन वेस्ट डिस्पोज़ल में बताई गई है कि कैसे जो अर्बन का जो वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, जिससे कि जो इन्वायरमेंट है उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। आपको पता है कि जो अर्बन का जो एरिया होता है वो पॉपुलेशन वहाँ की इंक्रीज़ होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हैवी पॉपुलेशन की वजह से क्या है, वहाँ पर जो रहने वगैरह का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है, लिविंग एरिया वो कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर लैंड की शॉर्टेज हो जाएगी, और लैंड की शॉर्टेज की वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर फेंका जाए। तो लोग क्या करेंगे, फिर रिवर्स का यूज़ करेंगे वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए, या फिर वो किसी खाली जगह पर जहाँ पर घर बन रहा होगा वहाँ पर फेंकना चालू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपस में ही एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होने लगेगी। तो इन वेस्ट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम इन वेस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं। वी शुड रीयूज़ दिस वेस्ट फॉर जनरेटिंग एनर्जी। हम इन वेस्ट को एनर्जी जनरेट करने के लिए बना सकते हैं। अगर हमने इन वेस्ट को यूज़ नहीं करा, नो यूज़, तो फिर ये क्या करेंगे, टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी, बहुत सारी डिजीज़ेस फैलेंगी, ठीक है। क्योंकि मीथेन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है, और ये टॉक्सिक गैस भी होती है, जिस वजह से इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेसिकली ये अर्बन सेंटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये और भी एरियाज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है आज, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है हमारे पास, तो उस वजह से टेक्नोलॉजी क्रिएट होने की वजह से ये सारी चीज़ें होनी ही हैं। तो ये एक फ्यूचर प्रॉब्लम भी है, और इस चीज़ पर हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। रूरल अर्बन माइग्रेशन में देखें तो जो रूरल के जो पीपल्स होते हैं वो अर्बन में क्यों आते हैं, वाई? इसलिए क्योंकि इधर पर बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गुड स्कूलिंग, जॉब्स अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर अच्छी नहीं है। इसलिए जो रूरल का जो पीपल होता है वो अर्बन में माइग्रेट करता है, ठीक है। क्योंकि इधर का जो अर्बन का जो एरिया है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी फैसिलिटी में मिलेंगी।
तो इसी के बेस पर हमारे बुक में एक केस स्टडी लिखी हुई है, उस केस स्टडी को हम पढ़ते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था रमेश, ठीक है। उसके बारे में एक केस स्टडी पढ़ते हैं कि रमेश एक लड़का था, वो क्या करता था, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करता था, ठीक है, जो कहाँ पे थी, तिलचर में। तिलचर जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, जहाँ पर कोल मिलता है, कोल फाउंड करता है, कोल के रमेश वहाँ पर काम करता है। अब रमेश वहाँ पर किस चीज़ का काम करता है, रमेश वेल्डर है, ठीक है, और वो 2 साल से वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है एज अ लेबर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो तिलचर में था, अब वो सूरत में चला गया, या फिर मुंबई चला गया, या फिर गांधीनगर चला गया, XYZ कहीं पर भी जा सकता है वो, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ले जाएगा। और वो क्या करता था, अपनी जो अर्निंग थी उसकी, उससे 20,000 रुपीज़ वो क्या करता था, अपने गांव पहुंचाता था, विलेज। और जब वो ये 20,000 रुपीज़ अपने विलेज में पहुंचाता था, तो उससे क्या होता था, उसका घर भी चलता था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती थी, स्कूल बच्चों की पढ़ाई होती थी, ठीक है, और उसी से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है। मतलब कि इस 20,000 रुपीज़ में उसको अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, और साथ ही साथ अपने घर जो भेज रहा है वो पैसे, उसमें अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन 15 ईयर्स अगो, जब वो 15 साल पहले की बात अगर बताएं हम, 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले उसकी स्थिति कैसी थी आपको बताते हैं। 15 साल पहले वो एक छोटे से गांव का एक निवासी था, और 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ था, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड के बाद उसने पढ़ाई नहीं की थी, जिस वजह से क्या ऊपर जिम्मेदारियां आई, उसकी खुद की एक फैमिली बनी, उसकी शादी हो गई, तो उसके ऊपर क्या है, जिम्मेदारियां बढ़ गई। उन जिम्मेदारियों की वजह से जो रमेश था, रमेश, उसको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो इस वजह से वो गांव से कहाँ आ गया, शहर में। उसको क्या है, उसको वर्क मिला। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 1988 में उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर डे, ठीक है। पर डे की इनकम उसकी 20 रुपीज़ थी। और उस 6 महीने तक उसने एक वुलन फैक्ट्री में वर्क करा, वुलन फैक्ट्री, जहाँ पर उसको इतनी इनकम होती थी, ठीक है। इस इनकम में उसको अपना घर भी चलाना पड़ता था, सारी चीज़ें। लेकिन जब उसको कॉन्ट्रैक्टर मिला, तो जब वो लेबर बना, तो उसने वेल्डिंग एक्टिविटीज़ सीखी। वेल्डिंग एक्टिविटीज़ सीखने के बाद वो अलग अलग जगह पे गया, जैसे कि सूरत, मुंबई, ये सारी जगहों पर गया, तो उसको काम का अनुभव हुआ, और इस वजह से वो अपनी फैमिली को संभालने लगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी उसने उपलब्धि प्राप्त करी, और उसकी पॉवर्टी भी कम हो गई, क्योंकि वो एक पॉवर्टी से गुजर रहा था। लेकिन जो चीज़ उसने नहीं कर पाई, जैसे कि उसने एजुकेशन नहीं ले पाई और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं ले पाई, वो अपने बच्चों को दे पाएगा वो चीज़। अब हम स्लम्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अभी हमने अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम के बारे में बात करा था कि अर्बन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम स्लम के बारे में बात करेंगे, जो बिल्कुल अलग है, रूरल से भी अलग है, ठीक है। तो स्लम्स में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने सेटलमेंट में पढ़ा है कि सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं। पहला तो रूरल सेटलमेंट होता है, उसके बाद अर्बन सेटलमेंट पढ़ा हमने। ये 2 टाइप के हमने सेटलमेंट्स पढ़े, ठीक है। इनमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ होती नहीं होती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी कम होती है, एजुकेशन फैसिलिटी कम होती है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी होती है, यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रूरल पॉपुलेशन है, अभी भी अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली 69% जो है टोटल पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन में आती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, लोग किस चीज़ में एंगेज हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं। अब अगर मैं अर्बन की बात करूं, तो अर्बन में होता क्या है,
देखो, अर्बन जो एरिया होता है वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन गुड होती है, ठीक है, गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल प्लस कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। हाई इनकम ग्रुप कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे घर बने होते हैं, ठीक है, गुड इनकम कम्युनिटीज़। और अगर देखा जाए तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़, पार्क, प्लेग्राउंड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें हमने अर्बन में देख सकते हैं। अब इन अर्बन जगहों पर अगर आप कह दोगे जस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियाँ रहती हैं। अब धारावी एक स्लम है जो सेंट्रल मुंबई में है। धारावी एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम, ठीक है, जहाँ पर बगल में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वाली, और उसके जस्ट बगल में बिल्कुल भी नल फैसिलिटीज़ के साथ स्लम्स बने हुए हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स पता क्या आती है। हाउसेस कैसे बने होते हैं, जो छोटे छोटे जो झुपड़पट्टी बनी होती हैं वो क्लस्टर्स और स्लैंटी होती हैं, ठीक है, क्लस्टर एंड स्लैंटी। उसके बाद वहाँ पर पीपल्स कौन रह रहे होते हैं, जो रूरल से अर्बन माइग्रेट करके आए हों और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको काम नहीं मिला और उनके ऊपर डेबिट जो है वो बढ़ता गया, और उस वजह से वो लोगों के रेंट नहीं चुका पाए। उस वजह से वो लोग इधर पर उन लोगों ने यहाँ पर रहना चालू कर दिया, ठीक है। लैक ऑफ पेइंग रेंट की वजह से उन्होंने यहाँ पर रहना चालू कर दिया। तो जब आप देख सकते हैं कि ये लोग किस चीज़ से गुजर रहे थे, पॉवर्टी से गुजर रहे थे। तो पॉवर्टी से गुजरने की वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट होती है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा ना, वो इनअप्रोप्रिएट होगा। इनअप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट होगा, पुअर हाइजीनिक कंडीशन। जब आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट की कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो वहाँ पर जो हाइजीन की कंडीशन भी ठीक नहीं होगी। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे ही फिरते रहते हैं घर के बगलों में, और घर के बगल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, जिससे कि अगर अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि आग लग जाती है या फिर कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पर लोग बच के भाग भी नहीं सकते हैं, ऐसी वहाँ की कंडीशन है, ठीक है। पुअर पुअर वेंटिलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं लोगों को, कि वहाँ पर अगर लोग अच्छी कंडीशन में रहेंगे नहीं तो लोगों को डिजीज़ होंगी। तो डिजीज़ेज़ एंड इलनेस, ये जो सेक्टर है ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी हर चीज़ की आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ भी रोल नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट इस एरिया को नहीं देखती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इधर पे देखी जाए तो ओवर क्राउडेड एरिया, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, यहाँ पर लिख रहा हूँ, लैक ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। इसी वजह से और प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि पॉवर्टी की वजह से लोग क्या करने लग जाते हैं, नशा करना चालू कर देते हैं, ड्रग अब्यूज़, एल्कोहल,
क्राइम, ये प्रॉवर्टी की वजह से ये सारी जो गंदी आदतें इनमें लग जाती हैं यहाँ के पीपल्स में। तो ये सारी एक स्लम की प्रॉब्लम थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्लम होता है, ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम्स एक स्लम में आती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन रहती होगी वहाँ की। अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में लैंड डिग्रेडेशन हमें किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है कि इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है ना। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ क्या हैं, तो अगर हम कॉजेज़ की तरफ ध्यान दें, कॉजेज़ हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉजेज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें सॉइल इरोज़न एक मेन कॉज होता है जो लैंड को डिग्रेड करता है। आपने फैक्टर होता है, एक कॉज होता है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। अगर हम देखें तो वाटर लॉगिंग, ठीक है, सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन मतलब कि जो सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो सॉइल में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो उतनी ग्रो नहीं कर पाती। एल्किनाइजेशन ऑफ लैंड, जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो एल्कलाइन इन नेचर चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं बैरन बनने लगती है और उसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। ये होती है हमारी एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स से। तो लैंड डिग्रेडेशन से होता क्या है, तो लैंड डिग्रेडेशन से मेनली क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो हमारी क्या बोलते हैं क्रॉप की है, या जो जिस भी क्रॉप पे हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती है। प्रोडक्टिविटी क्या करती है, डिक्लाइन करती है। जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो मेनली 2 कॉजेज से हो रहा है। पहला तो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, ठीक है। नेचुरली आपको बता दिया मैंने कि ये 2 फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, पहला तो वाटर लॉगिंग और सॉइल इरोजन, ठीक है, ये हमारे क्या हैं नेचुरल कॉजेज़ में आ जाते हैं। सैलिनाइजेशन और एल्कलाइनेशन की अगर हम बात करें तो वो ह्यूमन कॉजेज़ में आ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन कॉजेज़ की में आ सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो लैंड होता है वो बैरन लैंड में बन जाता है, और वो बैरन लैंड एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसको हम वेस्ट लैंड की कैटेगरी में लाना चालू कर देते हैं, वेस्ट लैंड, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो मतलब इसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये जो सेंटर है ये वर्क किसके लिए करता है कि जो रिमोट सेंसिंग करता है किसी भी ऐसी एरिया की, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड की, ये रिमोट सेंसिंग करता है सैटेलाइट से, और उस सैटेलाइट में क्या होता है कि सारी इमेजेस आ जाती हैं कि ये लैंड बैरन है या वेस्ट लैंड है या कौन सी लैंड है। तो इस वजह से हम पता लगा लेते हैं कि ये वेस्ट लैंड है, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल एजेंट्स और ये मैनमेड एजेंट्स की अगर हम बात करें कि सॉइल इरोज़न होती कैसे है, मतलब ये जो सॉइल इरोज़न प्लस जितने भी फैक्टर्स हैं लैंड डिग्रेडेशन के वो होते कैसे हैं। तो मेनली क्या है कि नेचुरली अगर हम देखें, नेचुरली एजेंट्स जो होते हैं हमारे, उसमें सबसे पहले आपने फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि गलीड इरोज़न, ठीक है,
तो जो हमारा गलीड लैंड होता है उसकी वजह से, ठीक है, जो हमारी कोस्टल सैंड्स होती हैं, ठीक है, इनमें क्या है कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो हम डेजर्ट्स में जो सॉइल देखते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि इनमें क्या है, मॉइस्चर इतना होता नहीं है, मॉइस्चर पावर जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में है वो ये सारी होती नहीं है इसमें। तो ये दो चीज़ें हम देखने को मिलती है। उसके बाद बैरन रॉक एरिया, ठीक है, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं किसी भी एरिया की, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारी लैंड डिग्रेडेशन। अब अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इसका हम एक्सेस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सॉइल में क्या है, एल्किनिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, जो ट्रेडिशनल मेथड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जिसको हम कई जगह झूमिंग भी कहा जाता है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और फिर इसके बाद माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो लैंड डिग्रेडेशन है हमारी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि लैंड डिग्रेडेशन और लैंड पॉल्यूशन में भी आपको इन्हीं सारी चीज़ों को आपको बताना है कि लैंड डिग्रेडेशन और लैंड पॉल्यूशन एक ही चीज़ है। तो लैंड पॉल्यूशन के बगैर आपसे कोई पूछे तो आपको उनके पहले कॉजेस प्लस ये किस किस चीज़ से फैलती हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस के बाद आप लैंड कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको लिख सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में तो लैंड कंजर्वेशन के पॉइंट्स दिए नहीं हैं, वैसे आप लिख सकते हैं इनको कि लैंड कंजर्व कैसे करा जा सकता है, कि हमें लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना चाहिए, प्लस जो मैन्योर है, जो नेचुरल मैन्योर है उसको यूज़ करना चाहिए। इरिगेशन एक्सेस नहीं होनी चाहिए, वाटर का जो होना चाहिए मेंटेन्ड यूज़ होना चाहिए। सॉरी जी, नेचुरल कॉज में अगर देखें तो ओवर ग्रेजिंग भी एक पार्ट है, ठीक है, जो एनिमल्स के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये एक लैंड डिग्रेडेशन के लिए हानिकारक है। इस स्टडी दी हुई है इसमें कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पर है, वहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है और यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जिसको हम कहते हैं भिल्स, ठीक है। भिल्स नाम की एक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। पीपल पॉवर्टी से गुजर रहे हैं और जो उनके रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट और लैंड। अब ये एग्रीकल्चर का जो इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है और ये एक रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर कुछ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कुछ अपनी स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, जो लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए और सॉइल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चला रही है जिससे कि जो वेजिटेशन है वहाँ की वो अच्छी हो सके, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक हो सके, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाया जा सके। हम यहाँ पर चलाए उसको नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या करा है, इसको फंडेड कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकें और यहाँ की जो कंडीशन है वो सुधर सके। इसलिए यहाँ पर राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर मैनेजमेंट भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा गया है, जिसमें 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट के अलावा कुछ NGOs भी इसमें पार्टिसिपेशन ले रही हैं फॉर मेंटेनिंग वाटर सेट प्रोग्राम्स, ठीक है। और उनकी जो ज़मीन है वहाँ पर ग्रासेस हैं, जिस वजह से क्या है कि जो और वहाँ पर उन्होंने फेंसिंग कर रखी है, जिस वजह से जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको वहाँ पर रोका गया है, ओपन ग्रेजिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ पर अफॉरेस्टेशन भी हो सके और ओवर ग्रेजिंग को रोका जाए। डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।